कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एक्सआर यानी कि एक्सपोज रियलिटी। तो सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी आखिरकार हमने इस चैनल का नाम एक्सआर क्यों रखा है। एक्सआर यानी कि एक्सपोज रियलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वैसी खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिन खबरों से आप वंचित रहते हैं, जो आम जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो खबरें न्यूज चैनल्स नहीं दिखाता है, वो सभी खबरें एक्सपोज रियलिटी आपको दिखाएगा। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में, जिसके चलते उठापटक, फेरबदल, हलचल दिन पर दिन तेज होती जा रही है। इसलिए ये विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरकार सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितिन प्रसाद ने आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जितिन प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद दूसरे ऐसे युवा चेहरा हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली लहर में हमने देखा कि सिंधिया ने हाथ अपने सैनिटाइज कर लिए और वह कमल की सुगंध की तरफ आकर्षित हो गए। तो वहीं दूसरी ओर जितिन प्रसाद भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने हाथों को अब सैनिटाइज कर लिया है और कमल की सुगंध की तरफ वह आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान मिलेगा जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जब कांग्रेस को छोड़ा था तब उन्होंने यही कहा था कि मैं कांग्रेस में रह करके जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को जनता की सेवा करनी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। लेकिन मध्य प्रदेश का विकास आप सब जानते ही होंगे। एक तरफ शिवराज की सरकार ने लगाया किसान के छाती पर गोली और दूसरे तरफ शिवराज जी ने लगाई उन किसानों की जान पर बोली। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जान पर बोली लगाए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं होता। एक तरफ दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी जो नोटबंदी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं उनके छोटे भाई मेरे मुख्यमंत्री जो किसान बंदी मंदसौर में कर रहे हैं। और मैं मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर नोटबंदी की, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर किसान बंदी की, नवंबर के माह में मेरे साथ मिलकर उन शख्सों पर वोट बंदी करके बदला लेना। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अब यूपी में कुछ हमें विकास देखने को मिलेगा? क्योंकि जितिन प्रसाद का भी यही कहना है कि मैं जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। युवा चेहरा है, देखना होगा अब आने वाले दिनों में यूपी के विकास में हमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, कितनी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, कितने हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, क्योंकि आम जनता के लिए यही सबसे जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितिन प्रसाद की 3 पीढ़ियां अगर हम बात करें, उनके दादाजी ज्योति प्रसाद, इसके साथ ही उनके पिताजी की अगर मैं बात करूं तो जितेंद्र प्रसाद और जितिन प्रसाद, जिनको आप जानते ही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो 3 पीढ़ियां हैं वो कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या घट गया कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना पड़ा। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जितिन प्रसाद का ये भी कहना है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में ये अनुभव किया है कि देश के अंदर अगर सिर्फ मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी बची है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, जब बीजेपी की सरकार को आए हुए मात्र 7 साल हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 2011 से ही जितिन प्रसाद को ये पता चल गया था कि मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी अगर बची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे दूरदर्शी नेताओं की हमें काफी ज्यादा सख्त जरूरत है, जिससे कि हमें आने वाले दिनों में, आने वाले 10 सालों में ये पता लग जाए कि हमारे अमेरिका के साथ क्या संबंध रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चीन, जहां से कोरोना की दस्तक हुई है भारत देश के अंदर, आखिर आने वाले 10 सालों में
चीन से हमारे क्या कुछ संबंध रहेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जितिन प्रसाद का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी में रह करके वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो एक बार उन्हें श्रीनिवास बीवी की ओर देखना चाहिए, एक बार तो नजर घुमानी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें जनता की सेवा की, तो जनता की सेवा के लिए मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर आप मन से सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगी, आप खुद ट्वीट्स देख लेंगे और बयान सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार जितिन प्रसाद की आइडियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको उनके ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी। और दोस्तों, जैसा कि ये कहा जाता है कि जब तक अब आप अपनी आंखों से कुछ ना देखें और कानों से कुछ ना सुने, तब तक उस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कुछ ट्वीट्स और बयान आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसमें आप खुद ये देख सकते हैं आखिरकार उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो ये ट्वीट्स आप देख सकते हैं, जिसमें जितिन प्रसाद ने बीजेपी पार्टी की काफी ज्यादा आलोचना की है पिछले कुछ सालों में, और आज वो ये कह रहे हैं कि ये मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी है देश के अंदर। दिखाया गया कुछ और हुआ कुछ। किसान आज की तारीख में सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति है। मौर्य जी ने 2 बिंदु उठाए किसानों के। एक है कर्जा माफ। कर्जा अगर माफ हुआ था तो कांग्रेस कार्यकाल में, केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब कर्जा माफ हुआ, पार्लियामेंट में घोषणा हुई और खातों में मिट गई। इस बार घोषणा चुनाव में हुई भाजपा द्वारा, इतने मानक लगा दिए गए कि किसान वो कागज ही नहीं पूरे कर पाया कि वो उस लायक बन जाए कि उसका कर्जा माफ। एक व्यक्ति के अहंकार ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आप सबने देखा कि ये सर्दी के मौसम में गांव-गांव देश की जनता, गांव का गरीब, किसान, मजदूर, युवा सब लाइन में लगा हुआ था। नहीं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि राजधानी में किसान 2 महीने से ऊपर यहाँ ठंड में धरने पे बैठे हैं। 75 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ केंद्र नेतृत्व का ध्यान नहीं गया इन किसानों के प्रति, और अगर असली हमदर्दी होती तो मैं भी समझता कि किसानों के लिए यहाँ कुछ उन्होंने, इस केंद्र सरकार ने, भाजपा की कुछ किया। बंगाल में जो हो रहा है वो तो मैं कहूँगा नाटक हो रहा है, क्योंकि चुनाव आ गया, इसलिए आप वहाँ फोटो आप कह सकते हैं उसे। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके, भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है, जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जैसा कि आपने ट्वीट्स भी देख लिए और बयान भी सुन लिए, आखिरकार अब आप क्या सोच रहे हैं? इन ट्वीट्स ने, इन बयान ने आपको सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। क्या सोच रहे हैं बताइए। तो चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। पहली लहर में हमने देखा कि सिंधिया ने माफ कीजिएगा कांग्रेस को छोड़ा है और बीजेपी में शामिल हो गए, और दूसरी लहर में दोस्तों हमने क्या देखा कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी में वे शामिल हो गए हैं। तो आखिरकार तीसरी लहर में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये काफी रोमांचक होने वाला है। आपको सोचना होगा अब आखिरकार आपकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो उम्मीदवार को तो हमने देख लिया है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी अब बची ही नहीं है। सब सत्ता के नशे में सिर्फ चूर होते जा रहे हैं। सबको पद चाहिए, इसके साथ ही सबको सम्मान तो चाहिए, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करना है। तो अब ये आपको सोचना होगा कि आपको वोट किसको देना है, मात्र एक वोटर की तरह बन के रहना है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जितिन प्रसाद के बारे में पूरी जानकारी दी है, लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी में काफी ज्यादा उठापटक मची हुई है। बता दूं कि 21 मई से बैठकों का दौर लगातार जारी है।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिनके साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है और ये बैठकों का दौर अभी भी फिलहाल जारी है। ताजा ही बैठक हुई है, जैसा कि आप सब जानते हैं, अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा और इसके अलावा तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकों का दौर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार ये बैठकें इतनी क्यों हो रही हैं? क्या कुछ उठापटक मची हुई है यूपी के अंदर? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ दबे हुए नजर आ रहे हैं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका क्लियरिफिकेशन हमें तभी हो पाएगा जब कुछ खुलासा होगा। तो इन बैठकों से हम ये क्यास तो लगा सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फेरबदल हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा हलचल हमें देखने को मिल सकती है। इसका ताजा एग्जाम्पल मैं आपको अगर दे दूं तो टीएमसी के मुकुल रॉय की मैं बात करती हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हुए थे बंगाल चुनाव के दौरान। और अगर हम बात करें अब तो बंगाल चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार गए हैं, तो एक बार फिर से वे टीएमसी में शामिल हो गए हैं। लेकिन गजब की बात तो ये भी है कि टीएमसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आपको ये सोचना होगा कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या ये आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस में वापस तो नहीं आ जाएंगे? एक बार जरूर दुआ करें। तो इसी के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक दूसरी वीडियो के साथ जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही कोरोना चल रहा है तो घरों में रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और देखते रहिए XR। और हाँ, बेहद जरूरी, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और काफी महत्वपूर्ण बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी हमारी वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। हाँ, बेहद जरूरी, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और काफी महत्वपूर्ण बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी हमारी वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।